हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दिस पीवाईक्यू। Let us move on to the problems of motion in 2D. I think जनवरी वाले सेशन में 5 हैं और अप्रैल वाले में 5 हैं और एक प्रॉब्लम हमने 1D में भी डाली हुई थी, तो एसेंशियली ऑलमोस्ट 11 प्रॉब्लम्स हैं। तो वही है, मतलब आधी प्रॉब्लम पर पेपर, मतलब किसी में 2D की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी में 1D की प्रॉब्लम आ जाती है। तो दैट इज अ पैटर्न दैट मे बी वी कैन सी कि इसमें से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। हाँ, तो कोई बात नहीं। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड. The height traversed by the particle in first second is h naught, and height traversed by the particle in last second is before it reaches to the maximum height h1. The ratio of h naught is to h1 is how much? Again, ये प्रॉब्लम में अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर तो शायद सॉल्व हो जाएगी, नहीं है तो नहीं सॉल्व होगी। क्या है बेसिक कॉन्फिडेंस यहाँ पे कि आपको सिर्फ वर्टिकल मोशन को असेस करना है। वर्टिकल मोशन को असेस करते समय, क्योंकि इन्होंने पूछा ही रेशियो वर्टिकल मोशन का है, तो अगर आप जब इधर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेंगे तो 60 sin 30 डिग्री विच इज 30 मीटर पर सेकंड, इधर की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी ये वाली 30 मीटर पर सेकंड के लिए। अगर एच नॉट देखते हैं पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। तो 30 प्लस ए बाई टू, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस हो जाएगा, 10/2 इंटू 2 इंटू 1-1 विच इज 1। तो 30 माइनस 5 25 मीटर, ऐसे कुछ हम सोच सकते हैं। इसको आप सीधे सीधे, क्योंकि पहला ही सेकंड है तो आप ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में t को 1 सेकंड भी डाल सकते हो, तो वहां से भी वर्कआउट हो जाता, सेम ही जवाब। h1 की जब आप बात करेंगे टकराने से, जब फाइनल मैक्सिमम हाइट से पहले अगर आप बात करें तो टोटल हाइट टाइम कितना लगेगा उसे ऊपर तक जाने में, 3 सेकंड, क्योंकि 30 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड तक जाना है, तो वो u बाई जी हमें पता है 3 सेकंड, 30/10 3 सेकंड लगना चाहिए। और 3 सेकंड में हमें थर्ड सेकंड के अंदर का टाइम निकालना है, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का, जो h1 बोल रहे हैं हम लोग। तो दैट वुड बी u विच इज 30 माइनस प्लस a बाई टू विच इज माइनस 10/2 इंटू 2 इंटू 3-1 विच इज 5 इंटू 5 25 विच इज 5 मीटर। तो h नॉट बाई h1 का जब रेशियो आप निकालेंगे तो 25/5 5 आ जाएगा। ये आपका जवाब है। सिंपल सी बात है बहुत ज्यादा। बट हाँ, वर्टिकल मोशन को एनालाइज करना है। कुछ लोग कुछ पाथ को एनालाइज करने की गलती इसमें कर सकते हैं, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज में, तो वहां से बहुत बार आंसर गलत आने की चांसेस बन जाते हैं। बट आई थिंक दैट इज ओके, वी अंडरस्टैंड इट नाउ। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न के ऊपर, जो जनवरी वाली शिफ्ट में आया था। अ बॉल ऑफ मास 100 किलोग्राम इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट पर उससे कितना डिक्रीज इन, क्या कहते हैं, एनर्जी हुआ है। तो ये बड़ा ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे भाई साहब की कितनी वेलोसिटी होगी, 20 इंटू 1/2 विच इज 10, खत्म बात। तो वहां से आपको समझ आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ मास 0.1 है, इंटू में 20 का स्क्वायर है जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, एंड दैट वुड बी 2440 टू 20 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ इंटू 0.1 इंटू 10 स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, विच इज 5 जूल। ऑब्वियसली लॉस कितना है, इनिशियल माइनस 15, फाइनल 15 जूल का लॉस है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा वो mgh की वजह से होगा, और mgh में 0.1 इंटू 10 इंटू हाइट कितना है वो निकालना पड़ेगा। बट फिर तो मेहनत लगेगी ना, बस वो वाली चीज है, u स्क्वायर बाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये वाली मेहनत लगानी पड़ेगी। तो बट छोड़ो, इससे अच्छा ये कर लिया तो चल गया था सही से काम। आर वी क्लियर अबाउट इट? ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड स्टेप हो सकता है हमारे लिए। आगे चलते हैं। आई होप ये सॉल्व कर पाएंगे हम क्वेश्चन एग्जाम में अब। ठीक है, 2 projectiles are fired with same initial speed from same point on the ground with an angle 45 minus alpha and 45 plus alpha. ना ये 45 माइनस अल्फा, 45 प्लस अल्फा, अगेन बड़े ही फेमस एंगल्स हैं जो जेईई मेन के एग्जामिनर्स क्वेश्चन में पूछते हैं। आपको उनकी मैक्सिमम हाइट का रेशियो देखना है, तो आप कैसे देख सकते हो, रेंज तो सेम ही होगी। मैक्सिमम अगर रेंज का रेशियो पूछ लेते बड़ा खुशी मिलती कि
एंगल का सम 90 है तो रेंज का रेशियो का 1 होगा। बट इन्होंने हाइट का कभी ऐसे ही करते हैं, कभी रेंज का ही पूछ लेते हैं, कभी रेंज का रेशियो, कभी टाइम का रेशियो, कभी हाइट का रेशियो, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं तो रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो h1 जो हो जाएगा वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा हो जाएगा अपॉन 2g। h2 जो हो जाएगा वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा अपॉन 2g हो जाएगा। आपको ये रियलाइज होना चाहिए अपने दिमाग में कि आप ये नहीं लिखोगे एग्जाम में, आप सीधे रेशियो लिखो। क्या आएगा वो? साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने 45 के टर्म्स में दे नहीं रखा है, बट अगेन ये आपको समझ आ सकता है कि साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा जो है वो कॉस स्क्वायर 45 माइनस अल्फा है। जो साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा है, कॉस 45 माइनस अल्फा करने से बेसिकली फायदा क्या हो रहा है मेरे को? tan, ये 45 माइनस अल्फा दोनों एंगल्स में आ गया, तो ये tan स्क्वायर 45 माइनस अल्फा हो गया। और विच अगेन इज जो tan 45 माइनस अल्फा होता है वो कितना होता है? 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। तो यहां से लार्जली आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि 1 माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा का स्क्वायर ये तो गलत है। और देखो उसके अलावा ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं। गलती होगी, क्यों गलत होंगे? क्योंकि 1 से ज्यादा है ये वैल्यूज, और आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू तो 1 से कम ही आने वाली है, ऊपर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन ठीक होने वाला है। और आप यहाँ पे एक्चुअली में ऐसे देख भी सकते हो कि आप स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा जो है वो सीकेंड स्क्वायर सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा ना, सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस ऐसे करके, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर है। कुछ लोगों को रिजल्ट पता भी होगा, मे बी ट्रिगोनोमेट्री में ही पता होगा, सो दैट इज आल्सो पॉइंट फाइन। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना है? 1 माइनस sin 2 अल्फा। जब स्क्वायर करोगे तो क्योंकि 2 sin अल्फा cos अल्फा 2 sin अल्फा sin 2 अल्फा हो जाएगा, एंड नीचे आ जाएगा 1 प्लस sin 2 अल्फा। बस ये कैलकुलेशन है थोड़ी सी जो टिपिकल है, जो समझने की जरूरत है, बट या इफ वी डू दैट वी आर एबल टू गेट एन आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इजीली। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन एज r इक्वल टू दिस, r एट एनी टाइम t दे रखा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी पूछिए, क्वेश्चन इज ओवर। वेलोसिटी इज dr बाय dt, कुछ करना ही नहीं है ना यार क्वेश्चन के अंदर। आप इसको देख के कंफ्यूज आते हो, ऑप्शन देख के दिमाग खराब हो जाता है क्या चल रहा है, बट सिर्फ वेलोसिटी dr बाय dt है जो हमने शॉर्ट नोट्स में बनाया है पहला रिजल्ट। dr बाय dt करूंगा तो क्या आ जाएगा? 10t i कैप माइनस 5 j कैप, खत्म बात। एट t इक्वल टू 2 सेकंड, t की वैल्यू 2 सेकंड डाल दो यहाँ पे, 20 i कैप माइनस 5 j कैप। मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड जो है vx स्क्वायर और vy स्क्वायर का सम हो जाएगा, विच इज 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब का रूट कितना हो जाएगा? 5 को कॉमन ले लीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 1 17, 5 रूट 17। ऑब्वियसली ऑप्शन में है भाई रूट 17, हाँ है तो ये दोनों गलत हो गए। अब इन दोनों में से एंगल का कहानी है कि भाई पॉजिटिव tan इनवर्स 4 एंगल किसके साथ बन रहा है, तो वहां पे आप देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा 20 i कैप माइनस 5 j कैप है, तो 20 एक्स एक्सिस की तरफ है, 5 नेगेटिव j एक्सिस की तरफ है। तो अगर आप यहाँ पे tan अल्फा देखोगे तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 5/20, क्योंकि ये 5 है ये 20 है, और बीटा देखोगे तो tan इनवर्स ऑफ 20/5 आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ क्या था क्वेश्चन के अंदर? 4 था ना, तो tan इनवर्स 4 वाला ये वाला एंगल है, तो बीटा वाला एंगल है वो किसके साथ है? y एक्सिस के साथ, एंड दैट टू नेगेटिव y एक्सिस के साथ। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जा रहा है, राइट? ठीक है, सो दैट इज हाउ वी विल बी लुकिंग एट दिस क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, शायद ये वाली बात है जो अगेन हमने वेक्टर्स में सोची थी इस बारे में बात, वो वाली कहानी है। छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डोंट फील टू कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दिस क्वेश्चन। Another question that was there in the paper of January JEE main, maximum speed of a boat in still water is 27 km per hour. Now this boat is moving downstream in a river flowing with 9 km per hour. तो भाई साहब रिवर 9 किलोमीटर पर आवर चल रही है, बोट 27 किलोमीटर पर आवर से स्टिल वाटर में चल सकती है, विच बेसिकली मीन्स कि ये जो बोट है कितनी स्पीड से चलेगी आगे? 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही होगी। और अगर मीटर पर सेकंड में जरूरत पड़ेगी तो 36 को मीटर पर सेकंड में निकालना बहुत ही आसान काम है, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं।
अब यहाँ पे एक पर्सन है जो बॉल को ऊपर से फेंकता है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो 10 मीटर पर सेकंड से एक पर्सन बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है और ये बोट भी राइट की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो फिर इन दैट सिनेरियो हमें क्या समझ आएगा, रेंज ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर और रेस्ट ऑन द रिवर बैंक, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला जो ऑब्जर्वर है। तो काम खत्म। कैसे करेंगे? अब देखो आप सोच सकते हो कि 10√2 करके और फिर रेंज प्रोजेक्टाइल वाला फॉर्मूला लगा के, बट इतनी जरूरत नहीं है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट सीधे सीधे पता चल जाएगा वर्टिकल मोशन से। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट दिखेगा? 2 × 10/10 विच इज 2 सेकेंड्स ऑब्वियसली। और रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो रेंज कितनी हो जाएगी यहाँ पे भाई? एक्स एक्सिस के वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। और कितनी देर तक हवा में? 2 सेकंड के लिए। तो कितना हो गया? 20 मीटर। यस। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2000। इसमें गलती कर रहे हैं, कोई 200 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, बट 2000 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। वो ये गलती हो जाती है आखिर में छोटी सी। इस गलती के चक्कर में 0 की जगह -1 मिलते हैं, सॉरी 4 की जगह -1 मिलते हैं, तो 5 नंबर का लॉस होता है इफेक्टिवली। तो ये बात हमें समझ आ रही है जो हम 2D मोशन की प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। अब हम अगर बात करते हैं और जो क्वेश्चंस 2D मोशन के आए हुए हैं, जो अप्रैल वाली शिफ्ट में टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं अप्रैल 2025 के अंदर। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस एस फाई, अच्छा, एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल इज hm. hm एज अ फंक्शन ऑफ फाई कैन बी प्रेजेंटेड एज व्हाट? अब यहां पे छोटी सी बात है, हमें जो रिजल्ट पता है हाइट का u² sin² θ/2g, इसमें थीटा एंगल कौन सा एंगल होता है? हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है। इन्होंने बोला है वर्टिकल से एंगल करना है, भाई रिजल्ट तो सेम होगा ना। जो फाई होगा वो क्या होगा? u² sin² 90 - फाई हो जाएगा ना, थीटा जो था अपॉन 2g। और ये होता है ये u² cos² φ/2g बन गया। क्वेश्चन को बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी कुछ लोग इमेजिन कर लेते हैं कि एंगल विद द वर्टिकल कैसे चेंज हो रहा है विद हाइट, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है वहां पे। बट हाँ, जो इसका एक बेसिक तरीका है, सिंपल सा तरीका ये है। और हाइट का cos² फाई के साथ फंक्शन देखना है, फाई इस एक्सिस पे, और cos² का फंक्शन कैसा होता है? 1 से स्टार्ट होता है और 0 की तरफ आता है। हाइट जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, सॉरी क्या कहते हैं, अगर इनिशियल एक सेकंड, cos² फाई का फंक्शन देखना है, रुक जाओ। cos² फाई का फंक्शन अगर हमें देखना है तो 90 डिग्री पे कितनी हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, और 0 पे कितना होगा? 1। आंसर आ जाएगा, है ना, कि जब 0 होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा हाइट होगी, और जब 90 डिग्री होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकल वाला तो सबसे कम हाइट होगी, 0 हो जाएगी। तो दैट इज ओके। इस तरीके से हम इस ग्राफ को फिगर आउट कर सकते हैं। कुछ डाउट है क्या इसमें? ठीक है ना ये वाली बात? ठीक है, तो दैट इज परफेक्टली ओके। मतलब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर बीच में कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा क्या? cos² का है ना ग्राफ, cos² का ग्राफ की स्लोप जो होती है वो, ठीक है, ये बात फिजिक्स की नहीं है, ये बात मैथ्स की है, तो विल नॉट टॉक अबाउट इट। कुछ नहीं आएगा भाई, सही है, ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है। आगे चलते हैं। A particle is projected with velocity u so that horizontal range is 3 times maximum height. तो range is 3 times maximum height. The horizontal range of the projectile कितनी होगी? अब ये बात है। अब आप कहोगे रेंज इज 3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट। आपको ये समझ आना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम्स हम बहुत बार बचपन में कर चुके हैं, जिसमें रेंज और हाइट के बीच में रिलेशन है। इसमें हमें क्या निकाल सकते हैं? उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, किस एंगल पे आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कैलकुलेट द एंगल एट विच द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। कैसे? क्योंकि रेंज के फॉर्मूले को आप सीधे सीधे ये लिख सकते हो, हाइट के फॉर्मूले को लिख सकते हो। तो यहां पे 2u² sin θ cos θ बाई g इज इक्वल टू 3 टाइम्स h u² sin² θ/ 2g। इस तरीके से आप, अब जब मैं कैंसिल हो जाएंगे, u² g कैंसिल हो जाएंगे, तो tan² θ, ये cos θ, सॉरी एक sin θ भी कैंसिल हो जाएगा एक, तो tan θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? यहां से tan θ की वैल्यू आ जाएगी 4/3। और अगर आपसे पूछा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगी, अब थीटा पता चल गया तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालोगे? आप tan θ पता चल गया तो अगेन ये वाला फॉर्मूला कर सकते हो। अब कुछ लोग u² sin 2 θ/g वाला फॉर्मूला करेंगे। अब tan θ पता है तो sin 2 θ कितना होगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। हाउएवर एक सिंपल सी बात हम यहां सोच सकते हैं कि अगर हमें tan θ 4/3 पता चल गया तो इसका मतलब ये वाला एंगल 5 हो जाएगा, और sin θ कितना हो जाएगा? 4/5, और cos θ कितना हो जाएगा? 3/5। और रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो 2 टाइम्स u² 3/5 इंटू 4/5 अपॉन
जी इस तरीके से लिख सकता हूं, विच इज 2 इंटू 3 इंटू 4 24 यू स्क्वायर बाई 25 जी। और ऑप्शन में भी तो कुछ ऐसा ही था ना, एन यू स्क्वायर बाई 25 थी, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई 24। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, ये सब नो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगेन बेसिक स्टेप क्या है हमारा, ये r इक्वल टू 3h और इसमें ये डालने वैल्यूज r और h की इन टर्म्स ऑफ थीटा। ग्रेट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम सेम पॉइंट एट एंगल 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा। वही हमारा जेई वालों का फेवरेट एंगल। द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ, इस बार टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछ लिया। अगेन आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है, टू यू साइन थीटा बाई जी। तो क्या हो जाएगा, टू यू साइन ऑफ साइन, टू यू बाई जी तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, बचेगा क्या, साइन 45 प्लस अल्फा अपॉन साइन 45 माइनस अल्फा बचेगा। यस और नो, सिंपल सी बात है। एंड देन साइन 45 प्लस अल्फा अपॉन साइन 45। अब ये कम सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ऑफ 45 प्लस अल्फा। कैसे सोचा मैंने, अब देखो डायरेक्टली सोच लिया ना, साइन 45 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, cos 45 प्लस अल्फा, और ये tan 45 प्लस अल्फा हो जाएगा। tan 45 प्लस अल्फा क्या होगा, 1 प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा। तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया फाइनली, ये आ गया ना हमारे पास। तो ये फोर्थ ऑप्शन ठीक हो गया। तो अगेन गाइज थिंग्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड। हमें लग रहा है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन पे क्वेश्चन आने वाले हैं और हम डरे पड़े हैं कि प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। अभी 8 क्वेश्चन कर लिए 10 में से मैंने, कहा है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन पे क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात भी हुई यहां पे डिस्कस नहीं। बट हम लोग डरे रहते हैं कि पता नहीं हमारी प्रिपरेशन में इतने सारे कौन से गैप्स हैं जिसके चक्कर में हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पीवाई की प्रैक्टिस करने से यही तो क्लैरिटी मिलेगी हमें कि जो हमारी नॉलेज है, अगर हमने बस उस शॉर्ट नोट वाली नॉलेज को परफेक्ट कर लिया अपनी, तो पक्की बात है कि हम लोग चीजों को कर ले जाएंगे आसानी से। आगे चलते हैं। Two balls with same mass and initial velocity are projected at different angles such that the maximum height reached by first ball is 8 times h1 is 8h2। ऐसे एकदम से ये दिमाग में आया, खत्म हो गया जितनी बात करी है। T1 एंड T2 इनके टाइम ऑफ फ्लाइट है, आपसे T1 is to T2 का रेशियो पूछ लिया भाइयों ने, खत्म कहानी। अब आप ये समझो h1 अपॉन h2 8 है, और अगर उनकी सेम मास एंड सेम इनिशियल वेलोसिटी है तो जो h1 is to h2 का रेशियो है वो साइन स्क्वायर थीटा 1 is to साइन स्क्वायर थीटा 2 का रेशियो है, हाँ या ना, वो 8 है। तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में कि साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 कितना है, 2√2। अरे मेरे बच्चे माइनस थोड़ी ना होगा एंगल वाले में, हाँ नेगेटिव एंगल पे थोड़ा प्रोजेक्ट धरती के अंदर थोड़ा घुसा दोगे उसे, है ना। बट कोई बात नहीं। अब टाइम का रेशियो पूछा, ये मैं निकाल भी क्यों रहा हूं, क्योंकि टाइम के रेशियो में जब मैं टाइम के रेशियो को देखूंगा तो ये टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 की बात आएगी, और वो आ गया 2√2। और जब ऑप्शन कौन सा है ना, ऑप्शन ये रहा 2√2, पहला ही ऑप्शन। वी आर ओके विद दिस कि भाई क्वेश्चन को देखा, उससे 2-3 इंफॉर्मेशन जो निकालनी है निकाली, क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, क्या रखी है और क्या निकालना है, एंड आंसर निकाल लिया, फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, कौन से स्टेप में हमें प्रॉब्लम आएगी, हमें समझना पड़ेगा ये कि वेयर विल वी गेट स्टक। हमारे हाथ क्यों रुक जाते हैं क्वेश्चन के अंदर करते समय, उस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश कर लो, वरना इन पीवाईक्यूज को करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने वो पॉइंट नहीं ढूंढा जिस पॉइंट पे आपकी उंगलियां रुकी थी, जब आपको फर्दर आप नहीं लिख पाए थे, तो आपका कोई फायदा नहीं है इन पीवाईक्यूज को करने का, क्योंकि वही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे आपके अंडरस्टैंडिंग में या फिर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में गैप है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। 5वें प्रश्न पे आते हैं, आई थिंक आखिरी प्रश्न है ये 2D मोशन का। A river is flowing from west to east with a speed of 9, ये बड़ी बड़ी खुशी 9 और 27 बड़ा अच्छा लग रहा है। बोट नहीं तो कुछ अलग है। बोट है हैविंग कैपेबिलिटी 27 किलोमीटर पर आवर से स्टिल वाटर में मूव कर सकती है, वेएसआर 27 है, 9 से ऐसे मूव कर सकती है। रिवर को क्रॉस करिए हाफ अ मिनट पे व्हाइल मूविंग विद मैक्सिमम स्पीड एट एन एंगल 150 डिग्री विद द फ्लो ऑफ द रिवर। रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, रिवर से 150 डिग्री एंगल, मतलब इधर की तरफ 27 किलोमीटर पर आवर से ये बोट फ्लो कर रही है। अब आपको ये बताना है कि भाई साहब विड्थ ऑफ द रिवर कितनी है। अगर यहां पे टाइम दे रखा है, कितना है, हाफ अ मिनट मतलब 30 सेकेंड।
तो आप सिंपल सी कहानी ये सोच लोगे ना, कैसे निकालोगे इसे? इसकी जो नेट वेलोसिटी है ये 27 और इधर की तरफ 9, इनके बीच का 150 डिग्री का एंगल, इसका रिजल्टेंट है नेट वेलोसिटी। मेरे लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है या टाइम निकालना है यहां पे, तो अगर ये डिस्टेंस डी है तो टाइम निकालने के लिए बड़ी सिंपल सी कहानी मुझे करनी पड़ेगी, दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय सेल एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी। डिस्टेंस डी है और इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी, ये 150 डिग्री एंगल है, तो अगर मैं इधर की तरफ ये 90 बोलूं तो ये 60 डिग्री एंगल ही तो बचेगा। तो इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, डी बाय 27 cos 60 डिग्री, विच इज सॉरी 27 cos 60 कितना हो गया, 13.5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 30 सेकंड। अब हमें डी मीटर में निकालना है ना, तो अच्छा, नहीं तो फिर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करते तो वैसे कुछ कर लेते, बट कोई बात नहीं है। तो डी की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे कुछ लोग 13.5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कांड हो जाएगा, जवाब नहीं आएगा। 13.5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये मीटर पर सेकंड हो गया, इंटू 30 सेकंड्स, हाँ है ना? ये समझने वाली बात है। ये 3 होगा और ये 5 होगा, और 3 और ये 4.5 हो जाएगा, 4.5 इंटू 25, 25 इंटू 4 100 होता है, तो आधा 112.5। यस, तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट दिस। तो ये जो विड्थ ऑफ द रिवर है ऑप्शन 2, 112.5 मीटर हमारी विड्थ ऑफ द रिवर यहां पे आ जाएगी। दैट्स इट। तुम मुझे ये सोच के बताओ कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है 2D मोशन में जिस क्वेश्चन में कुछ ऐसा यूज हुआ जो हमें सॉल्व करने से रोकेगा। इसमें ये हो सकता है ये वाला कि बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाएं, अगर ये बात ऑब्वियस ना लगे तो कुछ और सोचने लग जाएं। ये वाला ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत लोग फंस सकते हैं मे बी, बट नहीं है। ये भी नहीं है, इसमें थोड़ा फंस सकते हो मे बी। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंस सकते तो तुम्हारे पेपर में नंबर काहे नहीं आते? फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं आते तुम्हारे? तुम कह रहे भैया ये चैप्टर में आता है, दूसरे चैप्टर में फंस जाते हैं जब में नहीं आता है। अरे मेरे बच्चों, दिस इज व्हाट वी विल शो यू इन नेक्स्ट 30 to 45, इन नेक्स्ट 45 डेज, दैट एक्चुअली आपका हर चैप्टर में आपको चीजें आती हैं। अगर आपने अपनी क्लासेस अटेंड करी हैं, आपने अपने लेक्चर्स रिवाइज करे हैं, तो जेई मेन लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको हर चैप्टर की चीजें एक्चुअली में आती हैं जो उस पेपर को सॉल्व करने के लिए चाहिए। बस आपको उन्हें कॉन्शियस मेमोरी में लेके आना है कि हम उसे एक्चुअली में सॉल्व कर लें। अगर आपने वो अचीव कर लिया, वी आर डन। श्योर? पक्का? ठीक है गाइस, सो आई थिंक दैट इज इट फॉर द रिवीजन क्लास। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, and let's meet in the next class. Go for Jeet.